साइकिल पर अंडे बेचने वाला व्यापारी। गांव में मोहनदास नाम का एक व्यापारी अंडे बेचने के लिए आया करता था। उसके पास एक पुरानी टूटी फूटी साइकिल थी। जैसे तैसे वो साइकिल के पीछे अंडों को बांध देता और उसे गांव-गांव जाकर बेचने लगता। उसी गांव में किशोरी नाम की एक बहुत ही होशियार बच्ची रहती थी, जो पढ़ने में हमेशा नंबर 1 थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसके हाथ के बनाए हुए चित्र बड़ी-बड़ी प्रदर्शनियों में जाते थे। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल थी। अरे क्या खिलाती हो अपनी किशोरी को राधा, हर जगह इसी की मशहूरी रहती है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही होशियार लड़की है तुम्हारी। शुक्रिया बहन। एक दिन मोहनदास अंडे बेचने के लिए किशोरी के गांव में आता है। किशोरी आंगन में खेल रही थी। अचानक से उसका ध्यान नहीं जाता और दोनों टकरा जाते हैं। साइकिल से टक्कर होने के कारण किशोरी दूर जाकर गिरती है और उधर साइकिल से सारे अंडे भी नीचे गिर के टूट जाते हैं। अरे बिटिया तुम्हें लगी तो नहीं? और गलती से धूप बहुत है, गर्मी के कारण जरा देखा नहीं। अरे मेरे तो सारे अंडे टूट गए, बहुत नुकसान हो गया। कोई बात नहीं। अरे बिटिया तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? किशोरी चुप हो जाती है। वो बहुत ध्यान से देखती है कि मोहनदास के सारे अंडे टूट गए हैं। उसका बहुत नुकसान हो गया है। फिर भी वो इंसान सिर्फ किशोरी की चिंता कर रहा है। अंकल, मुझे चोट नहीं आई है, गलती भी मेरी ही थी। मेरा सारा ध्यान अपनी किताब में था। मैं खेलते खेलते पढ़ रही थी, जो गलत है। मेरे कारण आपके सारे अंडे टूट गए। आपका बहुत नुकसान हो गया ना? अरे कोई बात नहीं बिटिया, ये तो सब चलता रहता है। मेरी तो किस्मत ही बेकार है। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? कोई बात नहीं, मगर कल आप आओगे ना हमारे गांव दोबारा से अंडे बेचने? अरे नहीं बिटिया, तुम्हारे गांव में कोई अंडे नहीं खरीदता। मेरे अंडे ऐसे ही बेकार जाते हैं। कल आप जरूर आना, आपके सारे अंडे बिक जाएंगे, मैं वादा करती हूँ। अच्छा ठीक है, कल भी आ जाऊंगा। अगले दिन मोहनलाल खूब सारे अंडे लेकर गांव में आता है और उसके सभी अंडे जल्द से जल्द बिक जाते हैं। आधे घंटे में मोहनदास के पास बहुत अच्छी रकम आ जाती है। पेड़ के नीचे किताब से कुछ पढ़ रही किशोरी को देखकर मोहनदास उससे पूछता है, अरे बिटिया, तुम्हारे मुंह पर तो सरस्वती बैठी थी कल, आज तो मेरे सारे अंडे बिक गए। मोहनदास चाचा, मैंने सबको बता दिया। मेरे तेज दिमाग का राज है आपके अंडे, जो मैं रोज खाती हूँ। बस अब तो आपके रोज अंडे बिक जाएंगे। आप आया करोगे ना? अरे क्यों नहीं बिटिया, तूने तो मेरा काम 4 गुना बढ़ा दिया। भगवान तुझे खुश रखे। लंबी टांगों वाली गाय। एक गांव में रामू नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास काफी अलग अलग किस्म की गायें थी। कोई गाय भूरी थी, कोई नीली, कोई सफेद, लेकिन उनमें से सबसे खास एक काली गाय थी, जो पहाड़ी नस्ल की अच्छी गाय थी। वो सभी गायों में सबसे ज्यादा दूध देती थी। रामू उसे खूब प्यार करता था। ये देखकर बाकी गायें उससे जला करती थी और उसका मजाक उड़ाया करती थी, क्योंकि वो रंग की काली थी और कद में काफी छोटी भी थी। लेकिन काली गाय उन सभी गायों के सामने किसी बात पर गौर न करने का दिखावा किया करती थी, लेकिन वो मन ही मन में रोया करती थी। हे भगवान, मैं इतनी छोटी और काली क्यों हूँ? आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक दिन जब रामू सभी गायों को तालाब के पास नहलाने के लिए लेकर गया, तो सभी गाय तालाब में घुसकर आराम से नहाने लगी। लेकिन काली गाय जैसे ही तालाब में गई, उसे तैरना नहीं आता था और वो अपने छोटे कद के कारण तालाब में डूबने लगी। रामू ने फिर उसे बाहर निकाला। ये देखकर सभी गायें उस पर हंसने लगी। काली गाय को इस बात का बड़ा दुख हुआ और वो दुखी होकर जंगल की ओर भाग गई और जंगल में एक जगह पहाड़ी के किनारे जाकर रोने लगी।
हे कामधेनु माता, ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा मौत है। मैं आपके चरणों में आ रही हूँ। अपने मन में ऐसा विचार लाकर जैसे ही काली गाय पहाड़ी से कूदने लगी, तभी वहाँ पर कामधेनु गाय प्रकट हुई। काली गाय, तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं। पर माता, मेरा छोटा कद है, इस बात का सब मजाक उड़ाते हैं। ये टांगे किसी काम की नहीं, ये शरीर किसी काम का नहीं है माता। हर किसी को सोच समझ कर धरती पर भेजा गया है। तुम्हारा दूध इतना स्वादिष्ट है कि रोगों का निवारण हो जाता है और कई लोग उससे जीवित रहते हैं। तुम्हें मरना नहीं चाहिए। और क्या तुम अपने मालिक को भूल गई जो तुम्हें बहुत चाहते हैं? और रही बात तुम्हारी कद काठी की, तो लो, तुम्हें वरदान देती हूँ। जब चाहो अपना कद आकार बदल सकती हो। काली गाय को वरदान देकर कामधेनु गाय वहाँ से चली जाती है और काली गाय वापस आ जाती है। एक दिन अचानक काफी तेज बारिश होती है और बारिश का पानी रामू की गौशाला में घुस आता है। सभी गाय वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन तभी काली गाय को कामधेनु माता का वरदान याद आता है और वो आंखें बंद कर वरदान मांगती है। काली गाय की टांगें लंबी हो जाती हैं। ये देखकर सभी गाय हैरान हो जाती हैं। सभी गाय जैसे ही भागने लगती हैं, पानी इतना तेज हो जाता है कि सभी गायें भी डूबने लगती हैं। लेकिन काली गाय अपनी टांगों को जितना चाहे मर्जी लंबा कर सकती थी और सभी गायों को डूबता देखकर वो सभी गायों को अपनी पीठ पर बिठा लेती है और सभी को लेकर बाहर सुरक्षित स्थान पर आ जाती है। अब सभी गायों को अपने किए का पछतावा होता है और वो काली गाय से माफी मांगती हैं। काली गाय, हमें माफ कर दो। हमने हमेशा तुम्हारे रंग रूप का और कद काठी का मजाक उड़ाया है, मगर आज तुमने हम सबकी जान बचा ली। हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। हमें कभी रंग भेद नहीं करना चाहिए। काली गाय हंसते हुए गर्दन हिलाकर उन्हें माफ कर देती है। इसीलिए कहते हैं ना कि हमें किसी के रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्लास्टिक बॉटल मछली पकड़ना। कई साल पहले सिम्हापुरी नाम का एक गांव था। वहां पर एक मछुआरा था जिसका नाम मल्लेश था। मल्लेश का परिवार गांव के बीचों बीच एक घर में रहते थे। उनका घर बहुत बड़ा था, इसीलिए सोमनाथ सेठ का नज़र उस पर पड़ा। सेठ उस घर को किसी भी तरह हड़पना चाहता था। कुछ साल पहले मल्लेश सेठ जी के यहाँ कुछ पैसे उधार लिए। एक दिन जब मल्लेश और उसका बेटा करीम मछलियाँ पकड़ रहे थे, सोमनाथ सेठ उनके आदमियों के साथ वहाँ पर आया। क्यों रे मल्लेश, तुम्हें चर्बी तो बहुत चढ़ गई है। कब चुकाओगे मेरे पैसे? कुछ महीने से ब्याज भी नहीं भरा। अरे ओ सेठ, संभाल के बातें करना। हर वक्त तुम्हारा नज़र मेरे घर और मेरे ज़मीन पर ही है। मेरे जीते जी तुम उस पे हाथ नहीं लगा सकते। रुक, अभी तुम्हारा मजा चखाता हूँ। मल्लेश सेठ जी को मारने के लिए निकला, लेकिन उससे पहले ही सेठ जी के आदमी मल्लेश को पकड़कर बहुत बुरी तरह से पीटे। उस दंगल में मल्लेश का हाथ टूट गया। मल्लेश और उसका बेटा करीम घर जाकर जो कुछ भी हुआ उसके पत्नी से बोले। अरे अरे, ये क्या हुआ जी? उस सेठ का सत्यानाश हो। ऐसा आप गुस्से में काम किया तो अपना घर को क्या होगा? तुम घबराओ मत माँ, मैं हूं ना। मैं जाकर नदी से मछलियाँ पकड़ूंगा। अरे तुम क्या मछलियाँ पकड़ोगी? वहाँ पर बड़े बड़े मछुआरे मछलियाँ नहीं पकड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं माँ, मेरे पास एक नया तरकीब है। मैं वहाँ पर प्लास्टिक बोतल का जाल बिछाऊंगा ताकि सारे मछलियाँ एक बार फंस गए तो अपने आप उस प्लास्टिक बोतल की जाल में आकर फंसेंगे। तो ही देखना। हाँ, जैसा करीम ने बोला, नदी में प्लास्टिक बोतल को एक बम्बू के साथ जोड़कर जाल बिछाता है। कुछ ही देर में बहुत सारी मछलियाँ जाल में फंसकर प्लास्टिक बोतल में जाकर फंस जाते हैं। करीम सब मछलियों को निकालकर बाजार में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाकर घर जाकर पैसे अपने माँ को दिया। तू तो कमाल कर दिया बेटा। ये अजीब तरह का मछलियाँ पकड़ना तो कमाल का निकला। आप देखते जाओ माँ, मैं अपने इस अनोखे जाल को पेटेंट करके गांव में, शहरों में बेचूंगा। उस तरह हम और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जैसे ही करीम ने बोला वैसा ही किया। उस गांव में और शहर में प्लास्टिक बोतल मछली जाल का बहुत डिमांड निकल पड़ता है। सभी मछुआरे उसे खरीदने लगते हैं।
और आसानी से मछलियां पकड़ रहे थे। उस तरह करीम बहुत सारे पैसे कमाता है और जल्द ही सेठ सोमनाथ का कर्जा भी चुका देता है। तभी मल्लेश ने बोला, बेटा, तूने हमारा घर और इज्जत को बचा लिया है। तूने अपनी चतुरता से असंभव को संभव करके दिखाया है। उस दिन से सारा परिवार हंसी खुशी जीने लगे।